हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में एक और ईवीएस का हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है। 15 हमारे पास में साइंस के क्वेश्चन है जिनको हम नहीं करेंगे, और 15 क्वेश्चन हमारे ईवीएस के अंदर आए थे। ठीक है, तो ईवीएस वाले क्वेश्चंस को हम करेंगे, और जो क्वेश्चन साइंस से हैं या फिर जो हमारे सब्जेक्ट में नहीं है उन क्वेश्चंस को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे है डिस्पोजल। जो डिस्पोजल वाले होते हैं, प्रयोज्य प्लास्टिक प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इनका प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? जो डिस्पोजल प्लेट्स होती हैं एंड ग्लासेस होते हैं, शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वे जैव अपघटनीय पदार्थों से बने होते हैं, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं, इसलिए हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है इसका, इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोग नेक्स्ट ऑप्शंस को भी देख सकते हो। वे हल्के भार वाले पदार्थों से बने हुए होते हैं। वो हल्के भार वाले पदार्थों से बने हुए होते हैं। कोई भी चीज़ है जो हल्के पदार्थों से बनी हुई होगी और जो हमारे प्रयोग के लिए आसान होगी तो हम उसका प्रयोग करेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। लेकिन कोई भी चीज़ जो वातावरण के लिए भी अच्छी हो और हल्की हो तो हम तो उसका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार ये नेगलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वे जैव विघटनीय पदार्थ होते हैं, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये तो गलत ऑप्शन हो जाता है। फिर हमारे पास है दे आर मेड फॉर द टॉक्सिक मटेरियल। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हम उनके अंदर कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो वो टॉक्सिक, मतलब एक प्रकार का जहरीला पदार्थ बना देंगे रिएक्शन करने के बाद में। तो ये भी हमारे पास गलत बात है। ठीक है, तो बाकी हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। यदि आप लोगों ने इससे पहले भी मैंने कई लेक्चर्स बनाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के 3 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाके देखिए। और ईवीएस से रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारे डिटेल्ड वीडियो भी बनाए हैं। एक पॉइंट हमारे पास में एज ए क्वेश्चन की भूमिका निभाता है, वही पॉइंट एज इट इज़ आप लोगों को एग्जाम में भी देखने के लिए मिले हुए होंगे। ठीक है, जो भी मैंने कराए हैं वहाँ पे। तो अब ये हमारे पास नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सही समूह का चयन कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो हमारे पास में जीवाश्म ईंधन नहीं है उसका बताना है। सबसे पहले हमारे पास में जो जीवाश्म ईंधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पास में कोयला हो जाता है, और पेट्रोल हो जाता है, डीजल हो जाता है, सीएनजी हो जाता है, एलपीजी वगैरह हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास में जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में हमें प्राप्त होते हैं, जिनको हम जल्दी से जल्दी नहीं बना सकते, उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो फर्स्ट हमारे पास में हवा है, लहरें हैं और एवं सूर्य। तो ये तो हमारे पास में जीवाश्म ईंधन नहीं है कोई भी इनमें से। लेकिन हमारे पास यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वह कोयला है। फिर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन के अंदर पेट्रोल है, एंड नेक्स्ट वाले के अंदर सीएनजी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नीचे वाले जो 3 ऑप्शन है उनके अंदर एक एक ये जीवाश्म ईंधन दे रखा था, ऊपर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। ये हमारे पास साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसकी आंसर भी आप लोग देखना चाहते हो। सबसे उच्चतम भेदन किसका होता है? गामा रेज का होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम मतलब जिसको बनाया गया हो, ऐसा पारितंत्र इनमें से कौन सा है? जंगल को हम बनाते नहीं है, वो एक प्रकार से प्राकृतिक ही है। झील भी प्राकृतिक ही है, तालाब भी प्राकृतिक है। लेकिन जो मछली घर होता है, हम मछली घर को खुद से क्रिएट करते हैं और वहाँ पे मछलियों को पालते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है की बात कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सीएनजी दे रखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे एलपीजी दे रखा है, ये भी हमारे पास जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे है तरल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोजन है, ये भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। और जो पॉलीइथाइल ट्रेट यहाँ पे हमारे पास है, टर्थेलेट है, जो ये भी हमारे पास जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसके हमारे पास में दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। आप लोग को कोई भी ऑप्शन एक मिला होगा, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप लोगों के ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये दोनों जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है? कि हमारे पास में ऐसे कौन सा खाद्य श्रृंखला नहीं बनाता है, चाहे वो आगे पीछे लिखे हुए होंगे, ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हमें बताना है कि कौन सा हमारे पास में एक
एक हमारे पास खाद्य श्रृंखला का भाग नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं घास हो जाता है, खरगोश हो जाता है, भेड़िया हो जाता है, शेर हो जाता है। घास को खरगोश खा लेता है, खरगोश को भेड़िया खा सकता है, भेड़िया को शेर खा सकता है। तो ये तो ओके है हमारे पास में। फिर बात करते हैं घास, मृग, बाघ और गिद्ध। घास को मृग खाता है, मृग को बाघ खा लेता है, और बाघ के मरने के बाद में बाघ को गिद्ध खा जाता है, ये एक अपघटक हो जाता है। फिर मेंढक हो जाता है, सांप हो जाता है, उकाब यहाँ पे है जो इसका नाम होता है ईगल। ठीक है, ये बाज को ही कहा गया है। ठीक है, तो बाज हो गया है। फिर घास है, ये टिड्ढा है। तो यहाँ पे जो एक प्रकार की सीरीज बनेगी, सबसे पहले क्या आएगा, पहले घास आएगी, फिर टिड्ढा आएगा, फिर हमारे पास में मेंढक आएगा, और मेंढक को सांप खाएगा और सांप को बाज खा जाएगा। ये भी हमारे पास ओके है। लेकिन हमारे पास इसके अंदर जो जो प्लैंकटन हो गया, मानव हो गया, मछली हो गया, टिड्ढा हो गया है। देखो जो हमारे पास में मानव है ये मछली को तो खा सकता है, लेकिन ये टिड्ढा, ये जो प्लैंकटन है ये पानी के अंदर होता है, मछली पानी के अंदर होती है, लेकिन टिड्ढा पानी के अंदर नहीं होता। तो टिड्ढा को कैसे खा सकते हैं, टिड्ढे का तो कुछ बन ही नहीं रहा इधर। ठीक है, तो हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। ठीक है, फिर है जल जनित रोग निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो जल के द्वारा जनित रोग हैं वो बताने हमें। इसके अंदर हमारे पास में ये डिप्थीरिया दे रखा है। ये डिप्थीरिया हमारे पास में मैंने लास्ट लेक्चरों में भी बताया था, एक अलग से वीडियो बनाई थी। ये वायु के द्वारा फैलने वाला रोग था। फिर हमारे पास में जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो जल के द्वारा फैलता है, और जो खांसी है ये भी हमारे पास में जल के द्वारा फैलती है। जो टेटनस रोग है ये तो हमारे पास में जो जंग वगैरह की चीज़ें, आप लोगों के कट वगैरह लग जाता है जंग वाले हथियारों से, उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, वो लेक्चर भी आप लोग जरूर देखिए, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वायु के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, और हमारे पास में खाने के द्वारा मतलब भोजन के द्वारा और जल के द्वारा कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फिर चल क्वेश्चन नंबर 136 कहता है वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनके लगभग दूरी से सम्मिलित कीजिए। जो नीचे आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है जो वायुमंडल है, आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ था कि कौन कौन से मंडल होते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, एंड देन बाह्य मंडल होता है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में देखें तो इसे सबसे पहले हमारे पास में ट्रोपोस्फीयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर होता है, फिर मीजोस्फीयर होता है, एंड देन थर्मोस्फीयर होता है। ठीक है, यही हमारे पास में ऑर्डर है। अब हमें मिलाना है, जो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले क्षोभ मंडल हो गया है, तो उसको नीचे वाली सतह से पृथ्वी से लेके जहाँ भी हमारे पास में मिनिमम वाला ऑप्शन दे रखा होगा, वैसे तो 10 बताते हैं कि पृथ्वी की सतह से 10, 12 या 15 के आसपास होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पे है फर्स्ट वाले में क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर तक। ठीक है, अब 20 किलोमीटर के ऊपर कौन सा आएगा, फिर समताप मंडल ही आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही होता है। तो समताप मंडल 20 से 60 हो गया, फिर 60 के बाद में मध्य मंडल हो जाएगा, 60 से 120 मध्य मंडल हो गया, एंड बाह्य मंडल हमारे पास 120 से 600 किलोमीटर तक हो गया है। ठीक है, तो यही आप लोगों को ऑप्शन में भी जब मिलाओगे यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं, जो ये हमारे पास में दे रखे हैं, जो क्वेश्चन में बायोस्फीयर्स दे रखे हैं, इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट है आप लोगों का, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखला में से यहाँ पे है एंटीलोप, मृग, जो मृग होते हैं यदि उनका विलोपन हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, इनको मैं हटा दूं बीच से, तो क्या होगा, घास है, घास के बाद में मृग है, मृग के बाद में बाघ है। तो इसमें क्या होगा, जब ये बीच वाला जो इनका कनेक्टर है वो ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, घास की संख्या इंक्रीज हो जाएगी, और जो बाघ है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बाघ को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो बाघ घास थोड़ी खाना स्टार्ट कर देगा। ये कहते हैं ना, बाघ मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। ये इस क्वेश्चन के अंदर वही चीज़ दे रखी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे है द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इंक्रीज, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज थोड़ी हो रही है, डिक्रीज हो रही थी। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज, पॉपुलेशन ग्रास की डिक्रीज नहीं है। फिर है टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, जो टाइगर है वो भोजन घास खाना स्टार्ट कर देगा, ये भी गलत है। फिर है द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज, पॉपुलेशन टाइगर की डिक्रीज होगी, एंड देन जो घास है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगी, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास विल इंक्रीज।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ तिथियां हैं कि कब क्या मनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं 5 जून की। तो सबको पता है 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस होता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 2 दिसंबर की। तो 2 दिसंबर के दिन हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। तो आप लोगों को बताना है कि इस भोपाल गैस त्रासदी के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये मैंने बताया हुआ है एक लेक्चर के अंदर, यदि आपने देखा है तो ज़रूर बताओगे, अदरवाइज मैं इसको लास्ट में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को आर्द्र, यह हमारे पास में विश्व आर्द्र भूमि डे, मतलब हमारे पास में जो वर्ल्ड वीटलैंड हमारे पास में डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर 21 मार्च की बात करते हैं तो विश्व वानिकी डे। ठीक है, विश्व वानिकी डे 21 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोग देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एनीमिया रोग है वो हमारे पास आयरन की कमी के कारण होता है। ये भी आ सकता है, तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में रोग हो जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो जो हमारे पास कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास में क्या सही है, किसके साथ में मिलान होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास में अलग से एज ए 4 क्वेश्चन की भूमिका निभाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को पता है ओजोन का क्षय है, मतलब जो ओजोन की कमी है, ओजोन खराब होती है जिसकी वजह से ओजोन पे संकट आ रहा है, वो क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं क्लोरीन युक्त यौगिकों का उत्सर्जन। इसके कारण हमारे पास में ओजोन का क्षय हो जाता है, ओजोन खराब हो जाते हैं। फिर बात करते हैं हरित गृह प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो इम्पोर्टेंट गैसें हैं वो क्या है, CO2 होता है, SO2 होता है एंड NO2 होता है। तो ये हमारे पास में ग्रीन हाउस गैस का कारण होती है। फिर है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा के लिए क्या है, SO और NO, सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। फिर है जैव विविधता में कमी। तो जैव विविधता में कमी कब होगी, जब प्राणी और वनस्पति मर जाएंगे या फिर सूख जाएंगे। तो ये हमारे पास में सेकंड से जाके मिल जाएगा। यदि यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा होगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो और आप तक तुरंत जो भी है वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कम शेयर करते हो वीडियोज़ को, ताकि। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, ये भी हमारे पास साइंस का ही क्वेश्चन है। हड्डियों का यूज खाद के रूप में क्यों करते हैं, ये था। तो वो पेड़ पौधों को क्या देने का काम करते हैं, तो उसके अंदर फास्फोरस होता है, हड्डियों के अंदर फास्फोरस वगैरह होता है, तो इससे खाद मिलता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 144 की। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट क्या, आप लोगों को पता है अपने एग्जाम के अंदर ही है सारा कुछ। तो वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत, वायु प्रदूषण वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया ही था आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत बताने हैं। जो ज्वालामुखी का फटना है वो प्राकृतिक कारण ही होता है। जंगलों में आग लगती है वो भी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, कई बार जंगलों में आग अपने इंसान की वजह से गलतियों से भी लग जाती है, जब वो पिकनिक वगैरह मनाने बाहर जाते हैं या फिर किसी काम के लिए जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ पे वो आग लगाते हैं और उसको बुझाना भूल जाते हैं। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन हम इसे एज ए नेचुरल प्राकृतिक रूप से ही मान के चलेंगे। फिर है वनस्पतियों का विघटन, मतलब डिके ऑफ वेजिटेशन। जो हमारे पास में वनस्पति हैं उनका विघटन, उनका कम होना, ये भी एक प्रकार से हमारे पास में वायु प्रदूषण का ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास CO2 को हमारे पास में कंज्यूम करने वाले पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, और O2 की जो हमारे पास में ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो दैट्स वाई हमारे पास में वायु प्रदूषण बढ़ेगा। फिर है ऑप्शन 4, जो हमारे पास 4 दे रखा है, ऑटोमोबाइल से निकास। जो ऑटोमोबाइल है उनका निकास, जो हमारे पास वाहन चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, इनसे जो धुआं निकलता है ये प्राकृतिक नहीं है, ये तो मानव निर्मित है। ठीक है, तो हमारे पास में ABC करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है,
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, 45 क्वेश्चन साइंस का हो जाता है। 146वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, तो पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। नायलॉन 6 भी नहीं है। फिर है हमारे पास में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन का ही एक रूप है इस प्रकार से, ये भी नहीं है। लेकिन जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज आप लोगों को पता है पेड़ों की पत्तियों वगैरह में इनमें पाया जाता है, तो ये हमारे पास में बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, सेल्यूलोज। ऑप्शन 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप लोगों को मिलान करना है कि कौन सा क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में ये है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के लिए क्या होता है, जो सारे के सारे बादल होते हैं क्षोभ मंडल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, फिर हम समताप मंडल की बात करते हैं। तो समताप मंडल के अंदर ओजोन परत होती है, आप लोगों को पता है। जो सेकंड वाली जो क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत होती है समताप मंडल, वहीं पे आप लोगों को ओजोन परत देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल के अंदर जो कोई भी उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। मध्य मंडल के अंदर ही आयन वगैरह, आयन मंडल वाला पार्ट होता है, इसी के अंदर ही जो हमारे पास उल्का पिंड ऊपर से टूट जाते हैं और आप लोगों को एकदम से ऐसा लगता है कि टूटता हुआ ताला, वो टूटता हुआ ताला नहीं होता है या तारा नहीं होता है, वो एक प्रकार से हमारे पास में उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, वो ऊपर से गिरते हैं और मध्य मंडल के अंदर आते आते इतना वायुमंडल होता है कि वहाँ पे गैसों के साथ मिलके वो एकदम से इतनी स्पीड में आते हैं, वहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, जो बाह्य मंडल होता है वहाँ पे यूवी एंड एक्स रेज को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 148, ये है निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषक का सबसे उत्तम सूचक है। SO2 प्रदूषक क्या है, ये हमारे पास एक वायु प्रदूषक है। ठीक है, वायु प्रदूषण। तो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, मतलब लास्ट में बताया था, किसी और लेक्चर में बताया था, मैंने प्रीवियस ईयर वाले में ही बताया था कि जो वायु प्रदूषण का एक अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, इनमें से आप लोगों को बताना था। जो वायु प्रदूषण का अच्छा इंडिकेटर था वो था लाइकेन, मैंने भी बताया था आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लाइकेन हो जाता है। SO2 वायु प्रदूषण है। ठीक है, फिर है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 150। इसके अंदर है वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन एवं ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ऑक्सीजन कहाँ होती है, ऑक्सीजन जहाँ पे हम रहते हैं, जो सबसे नीचे वाला मंडल होता है वहीं पे ऑक्सीजन मिलेगी आप लोगों को, वहीं पे मानव को जिंदा रहने के लिए महत्वपूर्ण काम करेगी। तो ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ होती है, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसी के अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्षोभ मंडल दे रखा है, और वैसे तो यहीं से आप लोगों को करेक्ट पता चल गया है कि सेकंड करेक्ट है, लेकिन ओजोन का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओजोन कहाँ है, समताप मंडल में है। ठीक है, इसके अंदर ये कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, वो बताना था। और जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 2 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हमारे पास में कौन सी गैस लीक हुई थी। उसके अंदर आप लोगों की आइसोसाइनाइट जो गैस थी वो लीक हुई थी, जो एक प्रकार की जहरीली गैस है और वो कीटनाशक बनाने के काम आती है। कीटनाशकों को मारने के लिए वो दवाई बनती है, तो उसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन इजीली और अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, और ये क्वेश्चंस टोटल 20 मिनट के अंदर हो गए हैं। और यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर क्या कीजिए, एंड बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लग रहे हैं।